हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं कविता, बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ। शुरू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जिसमें आप बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ी थी और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस में हम काउंट कर रहे थे तो नंबर ऑफ एटीपी कैसे बने, काउंट कर रहे थे कि यहाँ पर जो टोटल एटीपी हमारे पास आई हैं वो 2 एटीपी हैं और 2 हमारे पास NH2 है। ठीक है, जो कि किसके बराबर होती है, यहाँ पर 6 ATP के बराबर होती है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास आया है वो 8 ATP किसमें बना है, ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 8 ATP आई हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आगे से बात की क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो क्रेब्स साइकिल में हमने कितना काउंट किया था, हमने कहा था क्योंकि ये जब ग्लाइकोलिसिस हुई यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने हैं। ये जो साइकिल है ये एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के बारे में बता रखी है। पायरुवेट की भी सेम साइकिल होगी। जो भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ठीक है, हम दो से क्या कर लेंगे, इनटू कर लेंगे। सबसे पहले तो एक NaDH2 का फॉर्मेशन यहाँ है। जल्दी से यहाँ पे क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। यानी कि एक पायरुवेट के साइकिल जब होती है, जब यानी कि पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, एक लिंक रिएक्शन होती है और एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। तो आपने कहा यहाँ पर क्या होता है, एक NaDH2 का फॉर्मेशन होता है। जब 2 पायरुवेट की बात कर रहे हैं तो 2 NaDH2 हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक NaDH यहाँ पर बना है। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। 3 NaDH2 क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। एक FADH2 यहाँ बनता है, एक GTP से एक ATP यहाँ पर बनता है। GTP लिखे या एक ATP लिखे, क्या होता है, एक GTP एक ATP के बराबर होता है। 2 NaDH2 का मतलब है 6 ATP, 3 NaDH2 का मतलब है 9 ATP, एक FADH2 का मतलब है 2 ATP। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 6। ठीक है, 9, 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो आप जब इन्हें यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट करेंगे तो कितने आपके पास आए हैं, 18 आए हैं। ठीक है, चलिए अब जब आप इन्हें काउंट करेंगे यहाँ पर आपको सबको क्या करना है, पे प्लस करना है। टोटल नंबर ऑफ ATP आपके पास कितने आएंगे और आपको ये देखना है रहना, हमने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल के बारे में, एक बार आप लोग यहाँ पे काउंट, अब आपने यहाँ पे काउंट कर लिया होगा। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ATP 8 ATP आई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 NaDH जोड़े हैं लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़े। यहाँ पर अगर आप, क्योंकि हमने यहाँ पे तो 2 पायरुवेट की बात कर ली है लेकिन नीचे हमने 2 पायरुवेट की बात नहीं की है। तो अगर आप एक कर को लेके चलेंगे, NaDH2 को लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 3 ATP। अब आपके पास ये 9 1 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 है ये। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा ये एक पायरुवेट की बात है तो 2 कितने होंगे, 30 होंगे और 30 में प्लस आप 8 वो ATP कर। यहाँ पर 2 NaDH2 क्यों लिखे थे, हमने यहाँ पर 2 पायरुवेट को लिया था। अब हमें सब जगह 2 पायरुवेट लेना है, गलत ये भी नहीं था, लेकिन आपको फिर सभी में क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 2 यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो रिजल्ट है वो सही आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 NH, तो हमें यहाँ पर फिर इंटू 2 करना पड़ता, यहाँ पर हमें इंटू 2 करना पड़ता और ये भी हमें इंटू 2 करना पड़ता, तब भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम यहाँ पर क्लियर है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, हमने बात कर ली है 38 ATP का फॉर्मेशन होता है जब एक कार्बन मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज से हमारे पास 30। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपने साइकिल में देखा है, आपने कहा TCA यानी कि ट्राई ग्लिसरिक एसिड साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स इन 1940। ठीक है, इन्हीं के नाम से इसका नाम क्या रखा गया है, क्रेब्स साइकिल रखा गया। दिस साइकिल इज कॉल्ड TCA साइकिल बिकॉज इनिशियल प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड। हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या है,
सिट्रिक एसिड है, तो इसीलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, इसे TCA नाम दिया गया है। एसिडाइल कोएंजाइम कंबाइंड विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यही हमने बोला था। यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वो AA से कंबाइन करता है एंड वाटर टू ईज सिट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस टू रिलीज कार्बोक्सिलिक कोएंजाइम A, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे बात बोली गई है, क्लियर है। नेक्स्ट हमने बोला citrate is then isomerized to isocitrate. This is followed by a 2 successive steps of a decarboxylation leading to the formation of a ketoglutric acid and then a succinyl coenzyme. मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी आप किसी साइकिल को पढ़ते हैं तो आपको लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आपने साइकिल पढ़ ली है, आप जानते हैं, आपने साइकिल को देखा है, अलग अलग प्रोडक्ट आपने देखे हैं। एक बार आप रीड कीजिए, आप पढ़ेंगे और अगर आपको साइकिल आपने अच्छे से की है तो आपको ये सारे जो टर्म्स है वो। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके स्टेप आए हैं उसमें बोला गया है द रिमेनिंग स्टेम सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अलाउइंग द साइकिल टू are 3 points in cycle where NAD plus is reduced to NADH2 and 1 point where FAD plus is reduced to FADH2। हमें बोला गया कि 3 पॉइंट यहाँ पर ऐसे आते हैं जहाँ पे NAD प्लस है NADH2, मतलब साइकिल में 3 NADH2 पाइरुवेट का जब क्या हो रहा था, ऑक्सीलेशन यहाँ पर हो रहा था, तब यहाँ पर एक साइकिल में 3 NADH2 बने। क्योंकि हम 2 पाइरुवेट पढ़ रहे हैं तो आपने कहा 2 पाइरुवेट में कितने बनेंगे, 6 NADH2 बने। अगर हम बात करें साइकिल के बाहर भी जब एक लिंक रिएक्शन चल रही थी, जब क्या हुआ, पाइरुवेट से कोएंजाइम बन रहा था, तो आपने कहा कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पे भी एक पाइरुवेट के ऑक्सीलेशन में NADH2 बन रहा था। 2 की बात करेंगे तो 2 NADH का फॉर्मेशन बाहर हो रहा था, ठीक है। A molecule of glucose produced 2 molecules of 2 ATP and 2 pyruvate while undergoing a glycolysis। हमने क्या बोला था, जब ग्लाइकोलिसिस हुई थी तो 2 मॉलिक्यूल ATP के बने थे और 2 क्या बने थे, पाइरुवेट यहाँ पर बने, ग्लाइकोलिसिस हुई थी। The 2 molecules of pyruvate are completely degraded in a Krebs cycle to form 2 molecules of pyruvate NAD plus। यहाँ पर जो आपकी प्रिंट आपका सही, तो आपको ये बोला गया है कि जब यहाँ पर दो पाइरुवेट होते क्या होते हैं, डेड होते हैं, किस फॉर्मेशन का फॉर्मेशन होता है, और NADH2 का फॉर्मेशन होता है, FADH2 का फॉर्मेशन होता है, और जो आपके पास प्रोडक्ट आता है ये आपका H2 NADH2 आपका क्या होता है, प्रोडक्ट। ये तो है आपकी यहाँ पर जो क्रैब साइकिल है जिसके बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमने बार बार हम बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो क्योंकि आपने तीनों पढ़ लिए हैं और मेनली आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया है, आपने फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा है। जब आप बात कर रहे थे फोटो सिंथेसिस को आप पढ़ रहे थे तब आपने क्या पढ़ा था, फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था। कई बार आपके पास डिफरेंस आ जाता है तो एक बार पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपने कहा इट अकर्स इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में होता है, जबकि आपने कहा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा ये है एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर अ फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि जो एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर ऑफ अ फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमने कहा कि यहाँ पर क्या आता है, जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सीडेशन से होता है। अगर हम फोटोफॉस्फोराइलेशन में the light energy is utilized for the production of proton gradient for a photophosphorylation, यहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है जिससे क्या हो, यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो, ठीक है। एक बार दोनों की जो डिफरेंस है, दो डिफरेंस हम पढ़े हैं आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ये एक बार देख लेते हैं। आप पढ़ते हैं जब आपने ईस्ट रेस्पिरेशन पढ़ा था, एरोबिक रेस्पिरेशन आप पढ़ते हैं आपने एग्जाम, आपने का फर्मेंटेशन में क्या होता है, इट अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है
एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने कहा इट अकाउंट फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो भी चीजें बन रही है NADH है या FADH है, सबका फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ पायरुवेट, पायरुवेट से आपने कहा एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम से क्रैब साइकिल चली है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज। इन फर्मेंटेशन देयर इज नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। आपने कहा फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP फॉर्मेशन होता है, जबकि आप अगर यहाँ पर देखेंगे आपने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज अ मोर नेट गेन ऑफ, अगर हम बात करें अभी तो अभी हमने क्या बोला था, अभी का NADH is oxidized to NAD plus very slowly and aerobic respiration में NADH is oxidized to NAD plus very fast। यहाँ पे जो प्रोसेस चलती है वेरी फास्ट चलती है। NADH NAD plus में रिड्यूस, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक की ओर, यहाँ पे कि आपका जो रेस्पिरेशन का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो। ये डायग्राम क्या है, अभी हम ये समझेंगे कि अभी तक क्या पढ़ा है, ये है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या बोला है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है इंटर मेम्ब्रेन। इंटर मेम्ब्रेन का मतलब होता है, ये इंटर स्पेस आप कहेंगे, मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, ये इंटर स्पेस, इंटर स्पेस, ठीक है। इंटर स्पेस यानी कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे हम, अभी तक हमने ये बोला कि यहाँ पे पायरुवेट था, पायरुवेट यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में क्या हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, जो कि एक लिंक रिएक्शन के थ्रू हुआ है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ एंटर होता है, आपने कहा ये होता है क्रैब साइकिल में, यहाँ पर किसके थ्रू होता है, यहाँ पे जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो क्या होता है, इसका रिसेप्टर होता है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पर भी क्या बने हैं, NADH2 बना है, यहाँ पर क्या बने हैं, ATP बना है, और NADH2 बना है, और क्या बना है, FADH2 बना है, FADH2 बना, ठीक है, ये बना है। अब यहाँ पर ATP तो बन गया है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। जो NADH2 है और FADH2 यहाँ पर बने हैं, वो जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर जाएंगे वो, इस मेम्ब्रेन में जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन में। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, यहाँ जाते हैं, और यहाँ से क्या होता है, फिर ATP जनरेट होती है। हमें यही पढ़ना है कि ATP जनरेट कैसे होती है। सबसे पहले हम एक नॉर्मल वे में देखेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, जो स्ट्रक्चर है उसे स्टडी करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब ये समझ लिया कि अभी तक क्या हुआ है और अब क्या होने वाला है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली में जो डायग्राम बना रखा है इस प्रकार से पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका एक सेगमेंट लिया गया है। तो हम अगर बनाएं फिर से माइटोकॉन्ड्रिया, हम बनाएं प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बनाए हम माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे हम क्रैब साइकिल में क्या बना है, NADH2 में DH2 FADH2 बना है, ठीक है। हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं NADH2। हमने कहा यहाँ पर लगे होते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं, ठीक है। ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है प्रकार से। इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं वो किस में लगे होते हैं, आपने कहा कॉम्प्लेक्स, कैसे लगे होते हैं, अगर मैं इस मेम्ब्रेन को हटा करके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना दूं, अगर मैं ये हटा करके कॉम्प्लेक्स बना दूं, ये है कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स 3, ये है कॉम्प्लेक्स 4, और इसी प्रकार से आगे होता है। तो ये जो आप देखेंगे, ये जो पूरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हम इसे इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसी
अभी हम सिर्फ ये आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये है थर्ड, सेकंड का क्या हुआ बाद में बात करेंगे, ये है फोर्थ, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, हमने कहा जो NaDH2 है, NaDH2 जो कन्वर्ट हो जाता है, NaDH2 जो कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। NAD प्लस में जब कन्वर्ट हुआ है तो इसने क्या किया है, यहाँ इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने रिसीव, इसके इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं और यहाँ से जो है वो जो H प्लस है वो यहाँ से रिसीव, इससे क्या हुआ, इससे आपने कहा कि इसके पास क्या आया है, यहाँ पर इसके पास आया है 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 H प्लस आए हैं, ठीक है। ये जो H प्लस है इसे यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर रिलीज कर देता है। ये कौन सा स्पेस है आपने कहा, ये इंटर मेम्ब्रेन वाला एरिया है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और हमने कहा कि ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब रिसीव करेंगे तो यहाँ पर ये H प्लस आइन को यहाँ रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ पे पास कर देंगे। अगेन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे UQ होता है, सबसे पहले तो UQ आएगा, UQ, ठीक है, UQ, ये इलेक्ट्रॉन इसे पास करेंगे। UQ को जब इलेक्ट्रॉन पास कराए जाते हैं तो ये सेम वही चीज करता है, इसने इलेक्ट्रॉन पास किया है, यहाँ से इसने H प्लस लिए हैं और यहाँ पर H प्लस को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, और आगे जो इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स थर्ड को देता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड सेम वही प्रोसेस करता है, 2H प्लस आइन यहाँ पे रिलीज कर देता है और इलेक्ट्रॉन अब इसे पास कर दिया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसे पास कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ चैनल होते हैं, क्या होंगे, यहाँ पे चैनल होंगे F0 एंड F1, इसी प्रकार से हमने चैनल देखे थे जब हमने कहा था, आपको याद होगा जब हमने फॉस्फोराइलेशन, और हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि फॉस्फोराइलेशन के कितने तरीके हो सकते हैं। आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, फोटो फॉस्फोराइलेशन है। इसमें जब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रही थी तो H प्लस ग्रेडियंट का डिफरेंस क्रिएट करना था। जब हमने बात की थी किसमें, जब हमने बात की थी प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक में आपने कहा जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में आपको ज़्यादा H प्लस आइन इकट्ठे करने थे, ल्यूमेन वाले पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन। यहाँ पर आपको इंटर मेम्ब्रेन वाले पोर्शन में क्या करना है, ये H प्लस क्या करने। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये जो यहाँ पे चैनल है, इस चैनल से ये जो H प्लस आयन यहाँ से बाहर निकलते हैं और ATP का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो कितने H प्लस यहाँ पे निकले हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ATP का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, किससे, एक NaDH2 से। तो अब आपको समझ आया हमने क्यों बोला था कि एक NaDH, 3 ATP फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, आपने कहा इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड हो करके हाफ O2 2H प्लस प्लस, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। अभी हम पूरी इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेशन को हम बाद में पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, जब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल चली थी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलेगी, आपने कहा कि ये जो मेम्ब्रेन और जो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन होगी, इंटर मेम्ब्रेन जो होगी, आउटर मेम्ब्रेन, वहाँ पर क्या चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। और यहाँ पर हमने कहा कि इस प्रकार से क्या होता है, 3 ATP। अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, एक बार ये देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स 1 में जो होते हैं वो 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमें, FN होता है और FES होता है, ठीक है। उसके बाद UQ पढ़ेंगे, UQH2 कैसे बनता है इसके बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स थर्ड में आप पढ़ेंगे साइटोक्रोम C1 को, FES को और साइटोक्रोम B को आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे UQH2 से UQ का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर आते हैं आपके पास चैनल, जिससे आप FES और FAD को पढ़ते हैं। तो कुछ नाम तो आपको जाने माने लग रहे हैं, जैसे कि FES हो गया है, साइटोक्रोम C हो गया है, या फिर साइटोक्रोम B हो गया है, ये कुछ आपके इलेक्ट्रॉन, ये आपने कहाँ पढ़े थे, जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही थी। इन शॉर्ट आपको इतना समझ आ गया है अब कि ATP, एक तो डायरेक्ट ATP बनी है, वो तो बन गई है, ठीक है, बनने वो कैसे बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं। ऑक्सीजन ही नहीं है तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। एक और चीज हमने कहा कि जो ATP है उसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। यहाँ पे विशेषताएं होती है, टू कैरी करने में ईजी होता है, तो
कैरी करने में इजी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक आपने और चीज यहाँ पर जो NAD+ का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, तो ये कहाँ जाता है? आपने देखा है कि जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल में NAD+ जाएगा और आपने कहा कि ग्लाइकोलिसिस में वापस से तो NAD+ तो यहाँ पर वापस जाए, तभी तो ये पूरी एक साइकिल चलेगी। इससे इस प्रकार से NAD से क्या बन रहा है? NADH2 बन रहा है। NADH2 ने आपने क्या दी है? H+ साइन यहाँ पर दिए, तो NAD+ का फॉर्मेशन हुआ, तो एक साइकिल यहाँ पर रोटेट हो रही है, तभी कंटिन्यूसली तो ATP का उसका फॉर्मेशन। तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? आपने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज सीरीज ऑफ अ कंपाउंड वेयर इट मेक्स आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कैरियर टू डेवलप अ केमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। क्या होता है? आपने कहा एक चेन की एक सीरीज है जहां पर कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन कैरियर से टू डेवलप अ केमिकल ग्रेडियंट, केमिकल ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए। इट कुड बी यूज टू पावर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इनका यूज होता है। The molecules present in the chain comprise enzymes that are protein complex or protein peptides and much more, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं? एंजाइम से बने होते हैं, फिर जो प्रोटीन होते हैं या फिर अपने पास फैटी होते हैं, इस प्रकार से large amount of ATP could be produced through a highly efficient method of oxidative phosphorylation। आपने oxidative phosphorylation मैक्सिमम ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ATP इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों है? क्योंकि आपने कहा हर प्रोसेस के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे थे एनर्जी करेंसी की। आपने कहा इजी टू कैरी, कैरी करने में इजी होता है। एक साइक्लिक प्रोसेस होनी चाहिए यहाँ पे इसके फॉर्मेशन। तीसरा हमने कहा कि सभी में एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी भी हम करेंसी, जब आप हमारी करेंसी क्या रुपया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपको कोई चीज़ चाहिए और आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, यहाँ पर कपड़े हैं। क्या आप उन कपड़ों के माध्यम से उन कपड़ों को बेच करके हर एक चीज़ ले सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कपड़ों की आवश्यकता हर किसी को नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो उनके पैसों से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं। तो करेंसी क्या होती है कि सब जगह एक्सेप्ट की जाती है। तो हमारे जो ATP है, ATP हमारे हर सेल को चाहिए, हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, फंडामेंटल यूनिट है मेटाबॉलिक प्रोसेस की। The electrons are transferred from electron donor to the electron acceptor, leading to the production of ATP. It is one of the vital phase in the electron transport chain compared to any other part of a cellular respiration. The large amount of ATP is produced in this। ये हमने पढ़ा है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अब हमें पढ़ना है डिटेल। कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपके पास क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉम्प्लेक्स सेकंड कहाँ गया? फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड भी होता है, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक बार आप लोग पढ़ करके आएंगे, देखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके पास आते हैं। चलिए, तो आप लोग एक बार रीड करके आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। आज के सेशन में ही करेंगे।